गुड मॉर्निंग। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ये आपका यूनिट 4 है जो कि शायद हमको पढ़ाना था, तो हम अब तो ऐसा है तो फ़िलहाल हम लोग इसी में पढ़ेंगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले एफआईआर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। लेकिन क्या एफआईआर जब हम लोग देखते हैं तो एफआईआर साइबर केसेस में और नॉर्मल केसेस में क्या डिफरेंस है, कहाँ एफआईआर लिखा जा सकता है, कहाँ पे हम लोग एफआईआर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सवाल जो है ये काफ़ी क्रूशियल सवाल है हमारे साइबर क्राइम के लिए कि कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका एफआईआर लिखा जाएगा, जुरिस्डिक्शन क्या होगा। तो जुरिस्डिक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है। तो साइबर क्राइम में अगर हम लोग आईपीसी देखेंगे तो आईपीसी में लिखा होता है और उसके करस्पॉन्डिंग सीआरपीसी में लिखा होता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी क्राइम हुआ है तो उसके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वो साइबर क्राइम का रिपोर्ट हम लोग लिख सकते हैं ना। साइबर क्राइम का जो एरिया होता है जहाँ पे साइबर क्राइम हुआ और जहाँ पे से साइबर क्राइम किया गया, the place of origin of the cyber crime and the place where the cyber crime took place may be a very different places। हो सकता है कि एक आंध्र प्रदेश में है और एक झारखंड में है। तो कैसे हम इंफॉर्मेशन को या फिर कैसे हम उस एफआईआर को रजिस्टर करेंगे, ये बड़ा सवाल होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जुरिस्डिक्शन का, जैसे कि आप अभी जानते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ पे कोई अलग से कोड नहीं दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो कोड काम करेगा वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ही काम करेगा। ये हम लोग सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में देख सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा जुरिस्डिक्शन से पहले कैसे एप्लीकेबल होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे जुरिस्डिक्शन पे। तो सबसे पहले सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज। तो अदर लॉज जो यहाँ पे है ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि अदर लॉज में हमारा अदर कोड नहीं दिया हुआ है। बहुत से कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर साइबर ऑफेंसेस बनाया गया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड भी बनाया गया है कि उसमें कैसे वो काम करेगा। जैसे फॉरेंसिक कोड बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में फॉरेंसिक कोड के हिसाब से ही फॉरेंसिक रूल्स अप्लाई करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में अभी ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया है। तो नहीं बनाए जाने के कारण हम लोग का जो सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी है वो एप्लीकेबल होगा। और वो कैसे एप्लीकेबल होगा वो देखो, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है इंडियन पिनल कोड और उसके बाद लिखा हुआ है अदर लॉज। ये अदर लॉज जो है ये काम करता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के लिए। तो यहाँ पे बोलता है ऑल ऑफेंस इन द इंडियन पिनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायर्ड अदरवाइज डेल्ट। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि जो भी क्या कहते हैं आईपीसी का जो भी वहाँ पे ऑफेंसेस होगा वो ऑफेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में ही किया जाएगा। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड अदर लॉज, तो सेकेंडली बोलता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायर्ड ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन बट सब्जेक्ट टू एनी enactment from time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring, trying or otherwise dealing with such offenses। तो मतलब कि जनरली जो है वो ऑफेंसेस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, वो आपका सीआरपीसी ही होगा। लेकिन अगर कोई इनैक्टमेंट आया जो कि सीआरपीसी को रोकता है कि ये सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में, तभी वो इन्वेस्टिगेशन उस सीआरपीसी के अंदर नहीं होगा। नहीं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बोलता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन जो होगा साइबर क्राइम केसेस में वो उसमें कोई और एक्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे सिर्फ बोलता है कि वही एक्ट एप्लीकेबल होगा जो कि है सीआरपीसी। तो हम लोग का यहाँ पे पहला प्रोविजन जो है यहाँ तक आपका होगा ऑल ऑफेंसेस अंडर इंडियन शैल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायर्ड और ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन। तो मतलब कि सीआरपीसी का जितना भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा साइबर क्राइम के केसेस पे। तो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कोई भी जो केस हुआ वो उस पे ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का।
तो ये पहला चीज़ था जो कि हम लोगों को जानना था कि प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, क्या उसमें सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे तो सीआरपीसी एप्लीकेबल हो गया सेक्शन 4 ऑफ द सीआरपीसी की वजह से। अब सेकेंड बात आता है जुरिस्डिक्शन का। तो जुरिस्डिक्शन क्या होता है, तो आपको पता है कि कोई भी ऑफेंस जहाँ पे कमिट होता है उसी के जुरिस्डिक्शन में हमको क्या कहते हैं वहाँ का एफआईआर रजिस्टर किया जाता है, और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो अगर हम लोग अब बात करते हैं सेक्शन 177 का, जो कि बात करता है जुरिस्डिक्शन का। तो सेक्शन 177 यहाँ पे है, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, आप लोग एक बार सेक्शन 177 देख सकते हैं। तो वहाँ पे बोलता है every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a court whose local jurisdiction it was committed, in whose local jurisdiction it was committed। तो लोकल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से हम वहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन के हिसाब से इंक्वायरी और ट्रायल शुरू कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन 178, place of inquiry of trial, when it is uncertain in which of several local areas an offences was committed, or where an offence is committed partly in one local area and partly in another, where an offence is a continuing one and continues to be committed in more than local areas than one, and where it consists of several acts done in different local areas, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local areas। now this is very important। क्यों इंपॉर्टेंट है? साइबर क्राइम केसेस में जैसे पहला जो चीज़ है ए, व्हेन इट इज़ अनसर्टेन इन विच सेवरल लोकल एरियाज एंड ऑफेंस वाज कमिटेड। समझिए कि झारखंड के जामताड़ा से फ़ोन जाता है बंगाल के कलकत्ता में। नाउ कलकत्ता वाले को तो पता नहीं है कि झारखंड से फ़ोन आया था या कहीं से भी फ़ोन आया था। तो कहाँ होना चाहिए ये, क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर साइबर क्राइम केस। तो यहाँ पे बोलता है अनसर्टेन इन विच सेवरल एरियाज एंड ऑफेंस वॉज कमिटेड। तो हो सकता है कि जहाँ से फ़ोन गया है वहाँ पे भी आप साइबर क्राइम का हो सकता है, और जहाँ पे फ़ोन गया है जहाँ पे एक्चुअली ऑफेंस हुआ है, हो सकता है कि पेटीएम का फ्रॉड हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो लोकल एरिया जो होगा वो कलकत्ता में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है एफआईआर का। सेकेंड, व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। अब हो सकता है कि झारखंड से फ़ोन गया, कलकत्ता में आपका डिटेल लिया और मुंबई से आपका पैसा निकाल लिया, हो सकता है। तो नाउ दैट इज़ अ ऑफेंस जो कि पार्टली झारखंड में हुआ। फिशिंग का जो ऑफेंस है वो आपका झारखंड से हुआ। जो आपका समझिए थेफ्ट हुआ या आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, या फिर आपने जो वैल्यूएबल लूज़ किया, फाइनेंशियल लॉस हुआ, आप उसको बोल सकते हैं 420 में दे सकते हैं, 467 में फॉर्जरी में डाल सकते हैं, जिसमें भी आप डालिए। वहाँ पे अगर एक ऑफेंस हुआ जो कि पेटीएम वॉलेट के थ्रू हुआ, और तीसरा जो ऑफेंस हुआ वो विड्रॉल हुआ, दैट इज़ द एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस, जो आईपीसी में फिर हम लोग देख सकते हैं। तो वो तीन पार्टली अलग अलग ऑफेंस हुआ, तीन जगह पे हुआ। तो ये तीनों जगह पे ही आपका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, जहाँ पे आपका पैसा विड्रॉ हुआ, जहाँ पे आपका फ्रॉड हुआ, और जहाँ से फ़ोन गया। ये तीनों जगह पे आपका जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का। थर्ड, where an offense is a continuing one and continues to be committed in more than one local areas than one। अब आपका हो सकता है कि आपका कार्ड नंबर उसके पास है, और हो सकता है कि किसी कारणवश आपका कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ, एंड ही इज़ कंटिन्यूसली यूजिंग योर दैट पर्टिकुलर थिंग for that purpose, for receiving or taking out cash from your account। now that is a continuing offense, and that continuing offense अगर वो आज में मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, कर्नाटका में है, तो हर जगह का जहाँ पे वो ऑफेंस कर रहा है वहाँ का हर जगह का लोकल अथॉरिटी को या जुरिस्डिक्शन बनता जाएगा आपका साइबर क्राइम को करने के लिए।
D, where it consists of several acts done in different local areas, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local area. तो यहाँ पे बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन तो हो ही सकता है एज कम्पेयर, और उसके बाद जो आपका डिफरेंट एरियाज़ का जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे वो ट्राई भी किया जा सकता है. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि हमने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी बार देखा है ऐसा कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में लोग एफआईआर लिखाना ही नहीं चाहते हैं, या लिखा ही नहीं जाता है कि नहीं आपका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन ये नहीं है, आपका जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं पड़ता है, आपका क्राइम अगर वहाँ से हुआ है तो आप जाके वहाँ पे क्या कहते हैं एफआईआर लिखवाइए, और यहाँ से आपका एफआईआर नहीं लिखाया जाएगा, जो कि गलत है. गलत इसलिए है क्योंकि आपका जुरिस्डिक्शन वो बताता है कि हर जगह का वो जुरिस्डिक्शन होता है जहाँ से वो ऑफेंस ऑपरेट किया जा रहा है, जहाँ पे हुआ है, जहाँ से फ़ोन आया है, जहाँ से आपका विड्रॉल हो रहा है, जहाँ पे कोई भी आपका ऑफेंस हुआ है, वो आपका इन्वेस्टिगेशन का प्लेस होता है. और हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हर जगह जहाँ से कोई भी स्लाइटली भी वो ऑफेंस हुआ है, दैट comes within the area of jurisdiction, and the person can register the complaint, the FIR, in the nearest police station, and the police station cannot refuse to register the FIR on the ground of jurisdiction, as you have seen in section 177 and 178, where the offence has बीन सजेस्टेड कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो कैसे होगा. और साइबर क्राइम के हिसाब से अगर सेक्शन 178 को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि प्लेन रीडिंग पे आपको लगेगा कि ये सिर्फ आईपीसी का ऑफेंस है, बट हम लोग सेक्शन 4 में देखें कि अदर लॉज मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है सेक्शन 4 का से हम लोग सीआरपीसी ही अप्लाई करेगा, कोड ऑफ प्रोसीजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अगर हम स्पेशल रेफरेंस दे के सेक्शन 178 को पढ़ते हैं तो हमको उसका इंटरप्रिटेशन जो होगा सेक्शन 178 का, उसको वैसे ही देखना पड़ेगा जैसे कि हम लोगों ने सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को देखा है. सो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द लाइन्स ऑफ व्हाट सेक्शन 178 सेज. सो 178 provides jurisdiction of these offenses in any place where the offenses take place or the offense has taken place. So they cannot refuse to register the FIR just because they don't have jurisdiction. So अगर jurisdiction होगा तो उसको registration of FIR करना पड़ेगा, ट्रायल भी वहाँ पे कमेंस हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कमेंस किया जा सकता है. Now coming to the second part, इन्वेस्टिगेशन जुरिस्डिक्शन तो हो गया. नाउ कमिंग टू इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कोई भी साइबर क्राइम का क्राइम सीन नहीं होता है. तो हम कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें? तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है. देयर इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द पुलिस पीपल टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन, टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, let's take an example of a financial fraud which takes place via phishing. Now suppose a person has called, A is a person who is based in Jamtara, and he hires B and C to make calls on his behalf to n number of person. तो अब अगर B और C को कोई डिटेल मिल गया तो B और C ने डिटेल वापस A को दे दिया, और A के पास वो इन्फॉर्मेशन चला गया, जो भी कार्ड नंबर या जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिला वो उसके पास चला गया. अब चले जाने के बाद हम लोग देखते हैं हाउ डू वी गो अबाउट द इन्वेस्टिगेशन. ए के पास इन्फॉर्मेशन गया, उसने डी को कांटेक्ट किया जो कि एक कोई भी ई वॉलेट पे उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. ऑब्वियसली फॉल्स केवाईसी है. फॉल्स केवाईसी में उसने अपना कार्ड डिटेल डाला. कार्ड डिटेल के अंदर उसने समझिए कि पेटीएम से ही किया, तो पेटीएम से उसने काफ़ी फ्रॉड किया, और फ्रॉड करने के बाद पैसा उसने अपने वॉलेट पे ले आया और वॉलेट के अंदर काफ़ी सर्कुलेट किया, और उसके बाद फाइनली एक बैंक अकाउंट में डाल के वहाँ से उसने पैसे को विड्रॉ कर लिया. नाउ देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट विच आर इन्वॉल्व. सबसे पहले तो फिशिंग हुआ एक नंबर से, जो फिर से आप देखोगे कि उसका भी केवाईसी फ्रॉड है.
अब सेकंड, जो भी आपका ये इनिशिएट किया गया, ये एक पर्टिकुलरली इनिशिएट किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट नेसेसरीली आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से उसको इंडिया में काम करने के लिए, इंडिया में बैंकिंग चलाने के लिए या फिर कोई भी फाइनेंशियल काम करने के लिए उसको आरबीआई का गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। आरबीआई का गाइडलाइन क्या है केवाईसी पे, कि आपका मैंडेटरी केवाईसी होना चाहिए और केवाईसी का गाइडलाइन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि आप किसी और का केवाईसी को यूज़ करके वो अकाउंट ना खोल पाए। लेकिन कुछ तो अच्छे वॉलेट्स हैं जो कि एक्चुअली में अच्छे से केवाईसी करवाते हैं, बट स्टिल देर आर मेनी अदर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर और iOS, बट दे आर स्टिल इन यूज by certain people who are using it for various financial frauds. अब अगर आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि जो फ्रॉड हुआ, जिसका फिशिंग के लिए यूज़ किया गया, वो हुआ तो झारखंड से, फ़ोन तो झारखंड से गया, और वो आदमी हो सकता है कि बेंगलोर में बैठा हुआ था। बेंगलोर से उसने डिटेल दिया, और जिसने उसको ऐड किया वो महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, और महाराष्ट्र से उसने पेटीएम से उसको ऐड किया, और पेटीएम में ऐड करने के बाद उसको सर्कुलेट को पैसा करने के बाद उसने पैसे को कलकत्ता से विड्रॉ किया। अब कितने जगह के पुलिस इन्वॉल्व हो गए? झारखंड का इन्वेस्टिगेशन आ गया, उसके बाद आपका बेंगलोर का आ गया, उसके बाद महाराष्ट्र का आ गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल का आ गया, तो 4 पुलिस इन्वॉल्व हो गए। तो इसमें से कहीं पे भी आपका क्या कहते हैं केस रजिस्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 178 ऑफ सीआरपीसी। अब सेकेंडली, अब वो बेंगलोर वाला जाके जहाँ पे उसका फ्रॉड हुआ था, उसने जाके केस रजिस्टर कर दिया कर्नाटका में। कर्नाटका में केस रजिस्टर करने के बाद उसने बताया कि हमारा जो फ्रॉड हुआ है वो हुआ है पेटीएम से। पेटीएम से अगर फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन पेटीएम से ही शुरू होना चाहिए। मान के चलते हैं कि फिशिंग का जो कॉल गया था वो झारखंड से गया था, बट व्हाट was the actual place for the commission or actual modus operandi for commission of crime was the पेटीएम। अब पेटीएम को हम कैसे यूज़ करेंगे, एंड ऑल्सो द बैंक अकाउंट विच वॉज यूज्ड, जिसका डिटेल फिर आपको पेटीएम ही दे सकता है। नाउ पेटीएम या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क इन कंसल्टेशन विद, और शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुलिस पर्सनल, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है आपका केवाईसी होना चाहिए, और आप अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका पूरा का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट देना चाहिए। तो ये आपका बात लिखा हुआ है सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी में, जो कि बोलता है summons to be produced whenever any court or officer in charge of police consider that the production of any document or thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or proceeding under this code by or before such court or officer, such court may issue a summon or such officer a written order to the person in whose possession or power such document is। तो अब कर्नाटका का जो इंसान था, जो पुलिस ऑफिसर था, उसने 91 के अंदर एक समन भेजवाया पेटीएम का जो कंसर्न्ड ऑफिसर है कि मेरे को इस ट्रांजैक्शन का डिटेल बताइए। नाउ दिस डिटेल हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द पेटीएम, द कंसर्न्ड ऑफिसर हैज़ टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर। That is the law, that is the thing which has been mentioned in section 91 of the CRPC. But in spite of several reminders and in spite of some of the reminders which was given by the to the Paytm did not respond. पेटीएम ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। पेटीएम अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या हम कभी भी उसको पकड़ सकेंगे? नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि पेटीएम को इन्फॉर्मेशन देना था। पेटीएम ने इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। पेटीएम ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि वो अकाउंट किसके नाम पे था, वो नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड था, उसने उसको कहाँ पे आगे उस पैसे को वापस आगे बढ़ाया, उस पैसा को आगे वापस बढ़ाने के बाद वो पैसा कौन से बैंक अकाउंट में गया, वो बैंक अकाउंट का डिटेल भी नहीं बताया, वो बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं मिला और उसका विड्रॉल भी हमें नहीं मिला। तो
तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया? वो इन्फॉर्मेशन अगर मिला ही नहीं हमको पेटीएम से, तो कैसे मिलेगा, कैसे कोई भी उस साइबर क्राइम को पकड़ेगा? सेकेंडली, we don't have something called the national investigation police. We have investigation police at the state level. लेकिन ये जो साइबर क्राइम है, ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टेट बाउंड्रीज को देख के तो होता नहीं है. इट इज़, एंड वी डोंट हैव अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होने के कारण क्या हुआ कि साइबर क्राइम का आपस में हम लोगों ने कुछ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं. इंटरेक्शन नहीं करने के कारण हम लोग देखते हैं कि अगर कोई साइबर क्राइम हुआ भी है कलकत्ता में, झारखंड में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, एंड द सेम पर्सन में बी इन्वॉल्व, वह सेम नंबर भी इन्वॉल्व होगा, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग लोग काम कर रहे हैं. और यहाँ पे अभी भी एक सेंट्रल एजेंसी नहीं बना है जो कि सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक साथ काम कराए कि हाँ, इसको हमें पकड़ना है या इसको हम लोगों को देखना है. ऐसा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी तक नहीं बना है. तो ये हम लोग देखते हैं काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स है, और ये आरबीआई का भी एक काफ़ी बड़ा फॉल्ट है कि आपने सबको बैंकिंग के लिए लाइसेंसिंग करके रखा है, लेकिन वी डोंट हैव कॉम्प्लायंस ऑफिसर हु गिव्स द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड. तो ये काफ़ी फ्रॉड्स क्यों हो रहा है पेटीएम में? हमने हर दिन देख रहा है कि पेटीएम में फ्रॉड हो रहा है, केवाईसी फ्रॉड्स हो रहा है, पीपल आर यूजिंग इट फॉर फ्रॉड्स. देन स्टिल व्हाई द कंपनी इज और द आरबीआई इज साइलेंट अपॉन द कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटीएम? ख़त्म करो. नहीं, उसको नहीं करना है, एंड दे आर यूजिंग इट फॉर द कमीशन ऑफ दीज फ्रॉड्स. दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वाई इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन? तो इसमें हो सकता है कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाए जिससे सब कोई डेटा शेयर करे, हु आर द persons who are indulging into these activities, और ये सब के ऊपर हम लोग फिर काम कर सकें. एक और चीज़ जो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं वो है कि झारखंड ने एक इनिशिएटिव लिया है कि चूँकि झारखंड इज़ द हब फॉर द साइबर क्राइम, जामताड़ा स्पेशली, तो एक सेंट्रल लेवल पे एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तैयार किया जा रहा है जिसमें सारे साइबर क्राइम का इन्फॉर्मेशन को उसमें डाल दिया जाएगा. एंड वेन एवर दे आर इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम, दीज पर्सनस हु आर द हाईलाइटेड पर्सनस, they will be can be checked by all the police investigation agency of the cyber crimes from all over India. That is one of the initiative which has been taken. There are some furthermore initiative which has been taken by Ministry of Home Affairs in the last preceding year, where they have said that the for the cyber crimes a central brigade has to be initiated who will be taking care of the cyber crimes, and it will be coordination among the states who will be working together for the reduction of cyber crimes and also containing the offenses of cyber crimes. थर्ड, एक और चीज़ हम लोग जो देखते हैं साइबर क्राइम्स में वो है वेदर when we have a special law, information technology, then why do we always refer to the sections of IPC also when we have a special legislation? Generally law ये बोलता है कि if we have a special legislation then we should not be trying persons under the IPC. मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है और हमारे पास आईपीसी है. जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 नहीं था तो हमने उसको आईपीसी में ट्राई किया, ठीक है. लेकिन जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना दिया तो हमने आईपीसी को अब हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए. आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? लॉ ये बोलता है कि in case a special law has been formulated, IPC should not be referred. लेकिन सवाल ये भी आता है कि समझो कि कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ही अप्लाई होगा या फिर आईपीसी भी अप्लाई होगा? आईपीसी भी अप्लाई होना चाहिए. सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो भी आइडेंटिटी थेफ्ट है, आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में लिखा हुआ है 66C में, 66B में. तो 66B, C, पर्सोनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं, इट इज़ ओनली फॉर द थिंग्स विच हैज़ बीन मेंशन अंडर द IT एक्ट. बट द थेफ्ट,
the forgery, the criminal breach of trust. These are the things which are the offenses. Online or the e-platform, electronic platform is just a platform. They are using, by using the computer resources, they are committing the offense using the computer resources. तो ये computer resources जो use कर रहा है उन लोग, उस computer resource को use करके अगर कोई offense कर रहा है, उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लगाएंगे. बट द ऑफेंस विच हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन्ड इन आईपीसी, जैसे द फॉर्जरी, से द थेफ्ट, say the fraud, say the forgery, these are the offenses which has already been mentioned in this information technology act and IPC. तो दोनों को मिला के ही हम जनरली देखते हैं कि हम लोग ये offenses को ट्राई करने का कोशिश करते हैं. एंड तो मेनी टाइम्स हम लोग देखते हैं कि इसको प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज वी डोंट हैव इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस. आपको पता है 4 पुलिस थाना है, कोई इन्वेस्टिगेशन बाहर नहीं करने जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो हम लोग को एविडेंसेस नहीं मिल पाता है. और जो भी आप ऑफेंसेस देखते हैं आईटी एक्ट के अंदर, दीज आर मोस्टली बेलेबल ऑफेंसेस, पनिशेबल विद मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लोग 3 साल मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है. अगर वो कर भी लिया तो 1-1.5 साल में छूट जाता है, फिर से वो ऑफेंस करता है, और एक साथ एक टाइम पे वो सारा ऑफेंस कर सकता है. ऐसा नहीं है मर्डर की तरह कि वो एक तरह पे एक ही का मर्डर कर रहा है. एक टाइम पे एक साइबर क्राइम नहीं, हज़ारों साइबर क्राइम वो एक जगह बैठ के कर सकता है. और दैट इज़ द होल प्रॉब्लम फॉर द ऑफेंसेस ऑफ साइबर क्राइम्स. इधर हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं. ये एक सीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हाउ डू वी गो अबाउट. तो यहाँ पे कभी भी हम लोग को अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सीज़ करना है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है. तो सबसे पहले अगर हम लोग कहीं पे भी किसी रिकवरी करने जा रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, साइबर क्राइम केस, तो देखना पड़ेगा कि वो ऑन है या नहीं. अगर ऑन है तो उसको हम लोगों को ऑफ़ करना पड़ेगा और उसको सीज़ करना पड़ेगा, बैटरी से हटाना पड़ेगा. अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि दैट पर्टिकुलर इज़ ऑन, तो हम लोगों को, अगर एक्सपर्ट है तो उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं. अगर कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसको कर सकते हैं, उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं और उसको फिर हम लैब में ले जा सकते हैं. लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास सीधा उपाय यही है कि उसको ऑफ़ करके हम लोग यूज़ कर ले, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है. अगर चेन ऑफ कस्टडी को हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऐसा चीज़ है कि इफ़ इट इज़ नॉट हैंडल्ड विद एन एक्सपर्ट पर्सन, देन इट कैन बी डिजास्टरस. और दीज आर द कंसिडरेबल प्रिकॉशन विच हैज़ टू बी टेकन for handling the some of the cyber crimes evidences. These are also some of the things which is seen that कि अगर हम लोग कभी भी साइबर का कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी इक्विपमेंट को सीज़ करते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कंप्यूटर ऑन है या नहीं, स्क्रीन ऑन है कि नहीं. स्क्रीन अगर ऑन है तो एविडेंस को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं और किस तरीके से एविडेंस लॉस हो सकता है. एविडेंस लॉस के लिए हम लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. और यहाँ पे बॉटम लाइन यही है कि हम लोगों को कंप्यूटर एक्सपर्ट का सलाह लेना चाहिए और कंप्यूटर एक्सपर्ट के रहते ही इस काम को करना चाहिए. बिकॉज इफ़ द कंप्यूटर एक्सपर्ट इज़ देयर, ही कैन हैंडल दोज थिंग्स विथ प्रिसीशन, एंड द person who is naive or he has not been trained should not be handling the things under the evidences for this purpose. ठीक है. आई थिंक हमने कोशिश किया है आपको इन्वेस्टिगेशन इन साइबर केसेस बताने का. अगर कुछ और क्वेश्चन होता है तो हमसे पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे बताने का. थैंक यू.